Hello friends, how are you? This is NK Singh and you are watching me on my YouTube channel Study Singh where we take care of your studies. So friends, आज हम लेक्चर नंबर 9 शुरू कर रहे हैं अपनी ऑनगोइंग सीरीज जो चैप्टर 1 पर हमने बनाई है क्लास 12 फिजिक्स दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। सो आज जो सबसे पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इट इज अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट और बहुत ही इंटरेस्टिंग ये कॉन्सेप्ट है, राइट? सो दिस इज बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसको हम एक लैटिन लेटर फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। सो फर्स्ट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट्स बेसिक कॉन्सेप्ट्स। इसका हम फिजिकल इंटरप्रिटेशन भी समझेंगे कि हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फिजिकली जो है किस तरह से समझ सकते हैं, राइट? और फिर इसी डिस्कशन में हमें एक बहुत ही अमेजिंग सा कॉन्सेप्ट जो है समझना है एंड दैट इज एरिया वेक्टर, right? And yeah, I know that area is a scalar quantity and it is very much clear to you, but in some specific cases we can use or we can convert area into a vector quantity to make our understanding easier or to make our calculations easier, right? Then the third topic, obviously with the help of first and second topic, we will try to derive the expression for electric flux और इसको हम दो parts में देखेंगे. First, when we have some symmetrical surfaces and then when we have some random or asymmetrical surfaces. So I hope so कि आप इससे पहले वाले सब लेक्चर से जो है गो थ्रू हो गए होंगे और आपने ये चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट जो है हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही मजेदार ये कॉन्सेप्ट है और बहुत ही यूजफुल है, राइट? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लैटिन लेटर फाई से। ये जो मैंने यहाँ पर लेटर लिखा है इट इज फाई, राइट? इसके कुछ और वेरिएशन आपको लिखने को किस तरह से लिखे जाते हैं आपको आपकी टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे। आई यूज टू राइट लाइक दिस, राइट? सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट समझने के लिए लेट अस सपोज कि वी हैव अ 3D स्पेस like we have here और यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं लेफ्ट से राइट की तरफ, यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है इस पूरे पर्टिकुलर 3D एरिया में, राइट? अब इसके बीच में मैंने यहाँ पर एक ये शीट रख दिया है, एक पर्टिकुलर रेक्टेंगुलर एक एरिया इस तरह से मैंने यहाँ पर रख दिया है। तो वो सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है इसमें से पेंट्रेट होकर निकलेंगे, जितने भी इसमें पेंट्रेट हो पाएंगे, राइट? सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली क्या है? ये जो पर्टिकुलर आपका सरफेस है इसमें कितनी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है इससे पास थ्रू होती है, इट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस। और इसको हम दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद दिस सरफेस, राइट? अच्छा, अब जरूरी क्या है कि ये जो सरफेस है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये जिस सरफेस की हम बात कर रहे हैं इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर आपकी पेंट्रेट हो रही हैं तो वो 90 डिग्री के एंगल पर इससे पेंट्रेट हो। सो दिस इज द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हम एक दो तरीके और भी हैं इस पर्टिकुलर क्वांटिटी को डिफाइंड करने के। सो दिस इज द फर्स्ट डेफिनेशन एंड अकॉर्डिंग टू दैट जो भी हमने डिस्कस किया है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद एनी सरफेस इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दैट सरफेस, राइट? अच्छा, अब इसमें हमने थोड़े से वेरिएशन जो है करके देखा और फाइंड आउट किया कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है किस किस क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, राइट? So we have seen that के electric flux passing through any surface is proportional to the electric field intensity. जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है उस पर्टिकुलर लोकेशन पर इट विल डिपेंड ऑन दैट, राइट? और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो फ्लक्स जो लिंक होगा वो ज्यादा होगा, अगर कम स्ट्रॉन्ग है तो फ्लक्स लिंक जो है वो कम होगा, राइट? देखिए आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है किसी एक लोकेशन पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है दैट मींस वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो डेंसर होंगी, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेंसर है तो किसी पर्टिकुलर एरिया में से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो इससे पास थ्रू हो रही हैं उनका अमाउंट ऑटोमेटिकली
बढ़ जाएगा, राइट, एंड वाइस वर्सा। सो फाई इज प्रोपोर्शनल टू ई, राइट। और दूसरा जो है हमने ऑब्जर्व किया दैट दिस फाई इज basically proportional to the area of this particular surface जो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। सो यहाँ पर एरिया को वी हैव रिप्रेजेंट बाय एस, कुछ एक टेक्स्ट में इसको कैपिटल ई से भी रिप्रेजेंट किया, दैट बेसिकली डजंट मैटर, बोथ आर द सेम थिंग, राइट। सो फ्रॉम दीज टू ऑब्जर्वेशन व्हाट वी हैव राइट डाउन, फाई इज इक्वल टू ई एस, जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है वो यहाँ पर 1 हो रहा है, राइट। सो this is the vector representation of this particular quantity. देखिए, so friends, electric flux is a scalar quantity, but electric field is a vector quantity, and this S is area, right? और हम यहां पर देख रहे हैं कि ये दो क्वांटिटीज जो हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है और हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिल रही है, राइट। देखिए यहां पर अब एक कॉन्सेप्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एंड इट इज बेसिकली द अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैक्ट कि हम एरिया को कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन में एरिया में कन्वर्ट कर सकते हैं, या उसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन जो है एरिया का हम यूज कर सकते हैं, राइट। और वो किस तरह की सिचुएशन है, देखिए लेट अस सपोज कि वही हमारा पुराना अंडरस्टैंडिंग कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पर जा रही हैं, और यहां पर बीच में ये एक एरिया जो है, एक स्पेसिफिक एरिया हमने ये शीट इस तरह से रखी है। तो जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस शीट से जो है पेंट्रेट हो रही होंगी परपेंडिकुलर फ्रॉम दैट पर्टिकुलर शीट, उसको हम क्या कहेंगे कि इतना अमाउंट का फ्लक्स जो है वो इस एरिया से लिंक है, या इतना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है इस एरिया से पास थ्रू हो रहा है, राइट। देखिए यहां पर अब अगर इस एरिया का ओरिएंटेशन मैं चेंज कर देता हूं, ओरिएंटेशन मींस इसकी अगर मैं डायरेक्शन जो है वो थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। सो दिस पर्टिकुलर शीट इज राइट नाउ इट्स परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, और देखिए अगर इसको मैं इस तरह से अगर रोटेट कर दूं लाइक दिस, सो क्या जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पहले जब ये इस सिचुएशन में थी, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पहले इसके अंदर से पेंट्रेट हो रही थी, क्या अब भी उतनी ही हो रही होंगी। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी के साथ हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की है, हमने चेंज क्या किया है, हमने इस पर्टिकुलर एरिया का ओरिएंटेशन जो है वो चेंज किया है, राइट। एंड वी आर सेइंग दैट कि अब कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसमें ऊपर से निकल जाएंगी, कुछ नीचे से निकल जाएंगी, और कुछ ही इससे पेंट्रेट हो रही है, राइट। सो एक थर्ड क्वांटिटी दैट मीन्स, और एक सेकंड क्वांटिटी दैट मीन्स द फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस पर्टिकुलर एरिया is going to depend upon the orientation of this particular area or sheet। तो अगर किसी एक पर्टिकुलर एरिया के ओरिएंटेशन की वजह से कोई एक अलग क्वांटिटी जो है वो इफेक्ट हो रही है, सो इन दैट केस वी कैन कंसीडर दिस एरिया एज अ वेक्टर। और अगर इसका हमें वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करना है एरिया का, देखिए मैं आपको बार बार बता रहा हूं, अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि बताइए एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, देन बाय आवर बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, एरिया इज ऑब्वियसली अ स्केलर क्वांटिटी, राइट। लेकिन ये एक स्पेसिफिक सिचुएशन है जिसमें अपना काम जो है हम इजी बनाने के लिए, अपनी कैलकुलेशंस जो है इजी बनाने के लिए, हम यहां पर एरिया को एज अ एरिया वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। सो देखिए अब हम इसको एरिया वेक्टर कह रहे हैं, राइट। सो हियर व्हाट इज नेसेसरी बेसिकली इज द फर्स्ट थिंग इज दैट कि वेक्टर है तो इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होनी चाहिए, राइट। सो एरिया का जो मैग्नीट्यूड है वो तो हमें सिंपल पता है, इफ दिस इज अ रेक्टेंगुलर शीट और इसका एरिया आपको निकालना है तो दैट इज ब्रेड्थ एंड लेंथ, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए आपको एरिया मिल जाएगा, दैट इज बेसिकली द मैग्नीट्यूड।
इसकी डायरेक्शन कैसी होगी? एरिया वेक्टर की ये जो पर्टिकुलर एरिया है इसकी डायरेक्शन जो है इट इज ऑलवेज perpendicular to this plane. तो perpendicular to this plane that means like this. So this is the area and area मैग्नीट्यूड इसका हमने देख लिया. इसकी डायरेक्शन जो होगी इस डायरेक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दिस पर्टिकुलर सरफेस. पहली चीज. और दूसरी चीज देखिए यहां पर परपेंडिकुलर डायरेक्शंस भी दो हो सकती हैं, एक तो आउटवर्ड और दूसरी इनवर्ड. तो कौन सी डायरेक्शन होगी? फर्स्ट वन इज परपेंडिकुलर एंड द सेकंड थिंग इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द सरफेस. इट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द सरफेस, right? So this is how we can convert or represent area as a vector, and it is a basic concept of area vector, right? So why we have discussed that. Now let us suppose कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो हमने यहाँ पर कंसिडर की है ये हमने जो एरिया था या जो रेक्टेंगुलर शीट थी उसके परपेंडिकुलर रखी थी, राइट? अगर ये शीट परपेंडिकुलर नहीं है, या चलो जिसको हम दूसरी तरह से कहते हैं कि इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो इसमें से पेंट्रेट हो रही है वो परपेंडिकुलर इसके पेंट्रेट नहीं हो रही है, वो कुछ एक एंगल बना के पेंट्रेट हो रही है. देखिए एक तो ये है परपेंडिकुलर इस तरह से इसमें से पेंट्रेट हो रही है, एक दूसरा है कि ये इस तरह से कोई एंगल बना के इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस तरह से इसमें पेंट्रेट हो रही है. इन दैट पर्टिकुलर केस हाउ वी विल कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स. So let us suppose this is the situation, we have this particular area as, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पर है वो ये जो हमारा एरिया है उससे परपेंडिकुलर नहीं है. कुछ एक एंगल थीटा जो है उसने बनाया हुआ है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल लाइन. और ये देखिए ये जो आपकी डायरेक्शन है इट इज परपेंडिकुलर टू दिस पर्टिकुलर एरिया, राइट? सो यहां पर हम फाई यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है किस तरह से कैलकुलेट करेंगे. तो उसके लिए जो हमने अभी पिछले लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, अब हम ये जो वेक्टर ई है, ये जो वेक्टर ई है इसको हम रेजोल्यूट कर लेंगे और इसका इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो हम फाइंड आउट करेंगे. सो दिस इज थीटा. सो थीटा इस एक्सिस से बन रहा है, तो यहां पर जो कंपोनेंट मिलेगा ई का दैट विल बी ई cos theta, right? So the flux linked to this particular surface area is equal to E cos theta, और इसका एरिया जो है उसका मैग्नीट्यूड दैट इज S, right? So we can write down this thing like E S cos theta, right? So हाउ कैन वी राइट दिस पर्टिकुलर थिंग. देखिए आपको रिमेंबर होना चाहिए दैट A dot B, this is basically the dot product, and it is equal to AB cos theta, where A is the magnitude of vector A, B is the magnitude of vector B, and theta is the angle between A and B. So देखिए सेम चीज यहाँ पर है और सेम चीज यहाँ पर है. So I can write this particular expression like this. E dot S. So this is a general expression for electric flux, right? ये जो हमारा expression था, this is that expression when electric field is perpendicular to this particular area, right? और अगर परपेंडिकुलर नहीं है, थीटा की कोई और डिफरेंट वैल्यू है, देन वी हैव टू यूज दिस जनरल एक्सप्रेशन एंड इट इज phi is equal to vector E dot vector S, or phi is equal to E S cos theta, right? ओके, नाउ लेट अस कंसीडर दिस पर्टिकुलर सिचुएशन कि यहां पर जो हमारे पास जो शेप है ये असिमेट्रिकल शेप है. अब इस शेप से जो लिंक एरिया है, इस शेप से जो लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसको हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, राइट? सो लेट अस सपोज दैट दिस इज द डायरेक्शन ऑफ E. So right now what we'll do, देखिए एक तो इसको आपको 3D में शेप को आपको 3D में अज्यूम करना है और उसमें से कुछ इलेक्ट्रिक लाइंस जो है इस तरह से पेंट्रेट हो रही हैं. तो उसमें हम क्या करेंगे, हमने एक
छोटे छोटे इसमें जो कुछ एरियाज हैं, इस तरह से इसको छोटे छोटे एरियाज में जो है हमने ऑल थ्रू दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, इसको छोटे छोटे एरियाज में हमने इसको डिवाइड कर लिया, और एक छोटे से एरिया को, इनफाइनाइटली स्मॉल एरिया को, आई एम सेइंग दैट दिस इज ds, राइट। और जो एरिया वेक्टर है, दैट मीन्स द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू दिस पर्टिकुलर एरिया, लेट अस से दिस इज दैट डायरेक्शन and this is the area vector ds, right, and this is the direction e, and let us suppose this is the angle theta, right। so इस पर्टिकुलर एक छोटे से एरिया से जो हमारा फ्लक्स जो है, लिंक है, इससे जो फ्लक्स जो गो थ्रू हो रहा है, उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय डी फाई। वी कैन रिप्रेजेंट एस बाय डी फाई, एक छोटा सा फ्लक्स लिंक होगा इससे, राइट। और ये किसके बराबर होगा, दिस इज ई कॉस थीटा एंड ds, right, this is e cos theta and ds, right। अब हम इंटरेस्टेड हैं कि ये जो पूरा ऑब्जेक्ट है, इससे टोटल फ्लक्स कितना लिंक है। तो इसके लिए ये जो इक्वेशन हमारे पास है, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे फॉर द कंप्लीट बॉडी और ऑब्जेक्ट, राइट। सो फॉर दैट व्हाट आई एम गोइंग टू डू, हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करने वाले हैं, एंड e cos थीटा ds, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, राइट। और e cos थीटा ds, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे फॉर द कंप्लीट सरफेस एरिया। सो उसके लिए यहां पर हमने एक ये वर्ड लिख दिया है s, इस पूरे जो आपकी पूरी एक 3D ऑब्जेक्ट है, पूरे सरफेस के लिए, इसका पूरा एक सरफेस एरिया होगा, उसके लिए ये छोटे, देखिए ये छोटे छोटे जितने भी आपके इनफाइनाइटली स्मॉल सरफेस एरिया हैं, राइट। अब ये एक आपका एक 3D ऑब्जेक्ट है, इसमें बहुत सारे क्या होंगे, बहुत सारे इसमें ऑब्जेक्ट होंगे। लेट अस सपोज लाइक आई हैव दिस 3D ऑब्जेक्ट, राइट। और इसके छोटे छोटे इनफाइनाइटली स्मॉल इसमें छोटे छोटे एरिया हैं, इन सब से क्रॉस होने वाला, इन सब से छोटे छोटे इनफाइनाइटली स्मॉल एरिया से लिंक अगर फ्लक्स में निकाल लूं और बाद में उन सबको मैं ऐड कर दूं, तो मुझे टोटल फ्लक्स जो इस बॉडी से लिंक है वो मिल जाएगा। और इंटीग्रेशन एग्जैक्टली इसी प्रोसेस के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। व्हेन वी ऐड इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ स्मॉल टर्म्स, तो उस प्रोसेस को बेसिकली हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन कहते हैं, राइट। सो इसको हमने पूरी बॉडी के लिए जो है इंटीग्रेट कर दिया है। सो हमें एक पूरा सरफेस जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो इस पूरे के पूरे सरफेस से लिंक है वो मिल जाएगा, एंड वी कैन राइट डाउन दिस लाइक, इसको हम लिख सकते हैं इन वेक्टर फॉर्म E dot ds। So it is again a general form, right। तो देखिए यहां पर हम एक छोटा सा इसमें डिस्कशन और अपना कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके कुछ स्पेसिफिक केस अगर हम देखें, सो पहला केस जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इट इज बेसिकली इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। देखिए थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री का मतलब क्या है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ई। देखिए अगर ये ई की डायरेक्शन और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन एक ही है, राइट, इन दैट केस थीटा इज इक्वल टू 0, दैट मींस जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ये जो सरफेस एरिया है इसके परपेंडिकुलर है, राइट। सो वी नो दैट the cos 0 is equal to 0, so in that case flux will be es, that we have already calculated out, right। and the second case, if theta is equal to 90 degree, तो देखिए ये कौन सा केस है, let us suppose कि जो डायरेक्शन है आपका ds का वो ये है और e की जो डायरेक्शन है वो ये है, जो आपका ds की डायरेक्शन थी वो ये थी और E की डायरेक्शन जो है वो ये है, यानी कि इलेक्ट्रिक जो आपकी फील्ड है वो जो सरफेस है उसके टेंजेंशियल है। इन दैट केस ये जो एंगल होगा ये 90 डिग्री होगा, राइट। सो इन दैट पर्टिकुलर केस कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है परपेंडिकुलर उस एरिया में से निकल रही होंगी,
Nothing, right? Because cos 90 is equal to 0, so phi is equal to 0. So this is basically the electric flux, right? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की देखिए, अगर हम यूनिट की बात करें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो यूनिट होगी वो क्या होगी? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट, right? So for that we need the unit of E and we need the unit of area, right? So here the unit of electric flux is equal to unit of E is Newton per Coulomb, and ds basically the area, that means meter square. So Newton meter square per Coulomb is the unit of electric flux. So we can also calculate out the dimension of electric flux also. So dimension of electric flux intensity, so force, that means ml t minus 2, charge, that means uh, I is equal to qt, I is equal to qt, then q is equal to it, that means a t, and this is l square. So dimension will be m and l cube and t minus 1, t minus 1 and a minus 1 will be the dimension of electric flux.